हेलो एवरीवन, आज डेट है 14 मार्च 2022 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स UPSC, स्टेट PSC एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि कुरिल आइलैंड्स को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो इंडियन एम्बेसी को लेकर के है। आप सभी को पता है रशिया यूक्रेन के बीच में क्लैश चल रहा है और हमारे इंडिया की यूक्रेन में जो एम्बेसी थी अब उसको शिफ्ट किया जा रहा है पोलैंड कंट्री में। मेजर इशू ये रहा कि वेस्टर्न एरियाज़ में भी अब रशिया जो है उसने अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। इसलिए एक सेफ्टी के प्रोटेक्शन या सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब प्रोसीजर को कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट कमिटीज़ ऑन सिक्योरिटीज़ के साथ में डिस्कशन किया। नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में इंडिया के प्रेजेंट टाइम में क्या रिलेशंस किस तरीके से मेंटेन किए जा रहे हैं, उन सभी प्रोसीजर को कंप्लीट करने की और उनके बारे में व्यू करने की कोशिश की। इसके अलावा अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक मिसाइल जो टेक्निकल माल फंक्शन जिसमें इंडिया ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया वो इश्यू देखने को मिला, तो उसको लेकर के भी डिस्कशन हुआ। हालांकि इंडिया ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट में ये नहीं कहा है कि कौन सी मिसाइल थी, किस तरीके से, क्या मेजर रीजन रहा। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से बोला है कि जॉइंट प्रोब होना चाहिए और होना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है वो MTCR का प्रेजेंट टाइम में मेंबर है। MTCR जो है वो 1987 में G7 कंट्रीज़ के द्वारा बनाया गया था ताकि जो वेपन्स हैं उनके प्रोलिफरेशन को हम एक तरीके से रोक सके। ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस वेपन जो हैं उसके लिए कंट्री जो है वो अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा खर्च ना करे, सभी जो कंट्रीज़ हैं वो पीस और स्टेबिलिटी के लिए काम करें। तो यहाँ पर MTCR का मेंबर होने की वजह से पूरे वर्ल्ड में एक आइज़ रहती है इन कंट्रीज़ के ऊपर कि वो किस तरीके से अपने डिफेंस वेपन को तैयार कर रहे हैं और किस तरीके से पीस एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स डिस्कशन किए गए हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारे इंडिया में जो डोमेस्टिक एयर फेयर जो है उसमें हाइक देखने को मिला है और मेजर रीजन है क्योंकि ऑयल में जो प्राइजेज़ हैं उनमें स्पाइक देखने को मिला है। लेकिन जो अब्रॉड कंट्रीज़ के लिए जो हमारी फ़्लाइट्स हैं उनमें अभी भी प्राइजेज़ काफ़ी चीपर रह सकते हैं। ओके, आप सभी को पता है कि ऑयल के जो प्राइजेज़ हैं उनमें हाइक देखने का मेजर रीजन आप सभी को पता है कि रशिया यूक्रेन के बीच में इशू, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हो रहा है और US ने तो सैंक्शंस लगा दी हैं रशिया के ऊपर, जिसकी वजह से जो इफ़ेक्ट्स हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकते हैं। ये भी कारण बताया जा रहा है कि OPEC कंट्रीज अपनी तरफ से प्रोडक्शन को इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा ईरान के साथ में न्यूक्लियर डील को लेकर के डिस्कशन चल रहा है। जब तक न्यूक्लियर डील को लेकर के डिस्कशन नहीं होगा कंप्लीट, उसमें रिजल्ट कोई डिक्लेयर नहीं होगा, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक जो है वो वाला जो इशू है, जो ऑयल प्राइसेस का जो इशू है वो इसी तरीके से बना रह सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप इमेज देखिए, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, अब उन्होंने दोबारा से अपनी सेकंड टर्म के लिए भी मेजोरिटी वहाँ पर गेन की है। विक्ट्री के बाद में उनका आपस में मीटिंग है। यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है वो अपना ओवरव्यू करने की कोशिश कर रही है कि 5 स्टेट्स में उनको इतनी बड़ी हार देखने को क्यों मिली। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है उसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। इसमें सोनिया गांधी ने अपना जो चीफ का जो पद है, जो पोस्ट है, उसको छोड़ने की बात की। लेकिन अभी ये डिस्कशन किया गया है कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कि सोनिया गांधी जो है वो चीफ बनी रहेंगी कांग्रेस पार्टी की। इसके अलावा कुछ ऐसे हार्ड डिस्कशन और स्ट्रेटजी बनाई जाएगी ताकि नेक्स्ट जो भी इलेक्शंस हैं अदर स्टेट्स में और 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें कांग्रेस अच्छे से परफॉर्म कर पाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए, एक सेकेंड, देखो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन पेज से। एक्सप्लेन पेज से पहले हम वर्ल्ड पेज पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर रशिया और यूक्रेन को लेकर ही बताया गया है कि वेस्ट यूक्रेन बेस जो है वहाँ पर रशिया ने स्ट्राइक किया, जिससे की वजह से 35 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा यहाँ पर अभी इराक में US कंसल्टेट जो है उसके पास में एक मिसाइल अटैक देखने को मिला, उसमें ईरान ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके लिए ली है। चाइना में जो कोविड के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा।
नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो एक्सप्लेन पेज पर है। तीनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से साउथ एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उनका क्या रिएक्शन रहा और किस तरीके से उन्होंने जो अपने व्यूज़ हैं, अपनी जो आइडियाज़ हैं उनको रिप्रेजेंट किया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जब एक रिजोल्यूशन लाया गया था रशिया को काउंटर करने के लिए, ताकि इंडिया और उसके जो नेबर कंट्रीज़ हैं उन्होंने, कुछ ने तो इसके अगेंस्ट में वोट किया, कुछ ने अब्सटेन किया। तो यहाँ पर हम एक एक कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि उन कंट्री के क्या पर्सनल रीज़न रहे जिसकी वजह से उन्होंने अब्सटेन किया या फिर इसका विरोध किया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हिस्ट्री, मतलब हर कंट्री का अपना इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिक्स, ऐसे कुछ इशू हैं जिन पॉइंट्स के बेसिस पर उन्होंने ये पोजीशन लेने की कोशिश की है। यहाँ पर सबसे पहले तो देखो ये बोला गया है कि इंडिया के जो नेबर कंट्री है साउथ एशिया में, उन्होंने यूक्रेन के ऊपर जो अटैक किया रशिया ने, उसमें अपनी हिस्ट्री, इकोनॉमी और जो बिग पावर राइवलरी है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने अपने डिसीजन लिए। अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल, इन्होंने सपोर्ट किया जो रिजोल्यूशन पास किया गया कि रशिया ने जो अटैक किया है वो गलत है, तो इसको सपोर्ट करने की कोशिश की। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका ने एब्सटेन किया। नेपाल जो है वो प्रेजेंट टाइम में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर भी है और उन्होंने ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जब रेजोल्यूशन लाया गया कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन बनाई जाए, एक कमेटी बनाई जाए जो रशिया के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने यूक्रेन में लोगों के जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका वायलेशन किया है, तो इसके लिए एक इंडिपेंडेंट कमेटी बना करके उसकी जाँच की जाए। तो इसमें नेपाल ने उनका साथ दिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले श्रीलंका की बात की गई है। तो देखो श्रीलंका के साथ में अगर हम बात करें तो कोविड से पहले यहाँ पर कुछ अटैक देखने को मिले, सुसाइड बॉम्ब अटैक हुए जिसकी वजह से, और बाद में आ गया कोविड, जिसकी वजह से जो श्रीलंका की इकोनॉमी है वो मेजरली डिपेंड करती है टूरिज्म सेक्टर पर। अब टूरिज्म सेक्टर पर जैसे जैसे कोविड के केसेस खत्म हुए थे तो उनको लग रहा था कि जो टूरिज्म सेक्टर है वो दोबारा से इंक्रीज़ होगा, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो वैसे की वैसी बनी रह सकती है। हम काफ़ी लंबे टाइम से डिस्कस भी कर रहे हैं कि श्रीलंका में ही काफ़ी लंबे टाइम से इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है। तो जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो इशू को सॉल्व करने के लिए श्रीलंका जो है वो चाहते हैं कि यहाँ पर देखो श्रीलंका जो है ना, उन्होंने एक सेकेंड यहाँ देखिए, श्रीलंका जो है उन्होंने क्या किया था, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका ने एब्सटेन किया था जो रिजोल्यूशन था। तो यहाँ पर श्रीलंका ने एब्सटेन इसलिए किया है क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई टूरिज्म सेक्टर जो है वो बढ़े, इसलिए उन्होंने ये भी बात बोली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जब डिस्कशन हुआ तो उन्होंने बोला कि हम तो चाहते हैं कि डिस्कशन के थ्रू ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसके अलावा टी का काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं वो, रशिया जो है वो कंट्री काफ़ी ज़्यादा इनसे ख़रीदता है, बाई करता है टी को। तो श्रीलंका तो ये भी चाहता है कि भले ही उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं लेकिन हमें अगर जो भी एरिया मिलेगा, जो भी एक बाईपास मिलेगा जिसके थ्रू हम टी रिलेशन जो है या हमारा जो भी ट्रेड रिलेशन है वो मेंटेन रखना चाहेंगे, क्योंकि श्रीलंका को प्रेजेंट टाइम में इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है कि श्रीलंका ने ये बोला कि देखो हम जो है वो इसमें क्या करते हैं, एब्सटेन करते हैं कि उन्होंने किसी कंट्री के ऊपर अटैक किया है और इस तरीके का जो भी प्रोसीजर है इसमें हम कोई भी स्टेटमेंट नहीं देंगे और हम तो चाहते हैं डिस्कशन के थ्रू प्रॉब्लम सोल्व हो। लेकिन 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ तब उन्होंने बांग्लादेश की जो लिबरेशन की जो बात थी तब श्रीलंका ने पाकिस्तान का साइड लिया था और अपनी जो भी फोर्सेज हैं, अपनी जो एयरफोर्स हैं उनको रिफ्यूलिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की थी पाकिस्तान को। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला था कि इंडिया को कोई राइट नहीं है किसी कंट्री की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, मतलब पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको वायलेट करने का। इसके अलावा जो 1971 का जो वॉर था उसमें जो श्रीलंका जो है उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया था पाकिस्तान के साथ में, तो तब भी तो उनको ये वाला स्टेटमेंट देना चाहिए था ना कि किसी कंट्री का जो उनके पर्सनल मैटर हैं वो बैठ करके या डिस्कशन के थ्रू किसी भी तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो है वो प्रेजेंट टाइम में रशिया के साथ में अच्छे रिलेशन मेंटेन कर रहा है। रशिया ने यूक्रेन के पर अटैक किया, उसके बाद में पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ पर गए हैं और पहले ऐसे कोई फॉरेन कंट्री के मेंबर या हेड बने हैं जिन्होंने रशिया में विजिट की है। अब देखो
काफ़ी लंबे टाइम से पहले जो पाकिस्तान था वो यूएस सपोर्टिव था, लेकिन कुछ टाइम से पाकिस्तान और यूएस के जो रिलेशन है वो बेहतरीन नहीं चल रहे। इसकी वजह से पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है वो चाइना और रशिया कंट्रीज़ की तरफ इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहीं पर यही मेजर रीजन है। दूसरा, अगर हम कुछ पॉइंट बात करें तो अफ़गानिस्तान को लेकर के भी चाइना और रशिया जो है वो अपने रिलेशन मेंटेन कर रहा है और इनके साथ में पाकिस्तान भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसने एब्सटेन किया क्योंकि वो रशिया के साथ में अपने जो रिलेशंस हैं उनको बेहतरीन बना के रखना चाहता है। ओके। हालांकि पाकिस्तान की जब विजिट हुई वहाँ पर रशिया में, तो इसको लेकर के ये स्टेटमेंट आया कि इल एडवाइज्ड है, जो भी उनको ये इस तरीके के एडवाइस दिया जिन्होंने भी, वो सही नहीं है। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर अब जब पाकिस्तान से अर्लियर दिस वीक इमरान खान टिकड ऑफ, ईयू जो एम्बेसडर हैं उन्होंने उनसे पूछा पाकिस्तान वालों से कि भैया आप हमें सपोर्ट करो, हम रशिया को काउंटर करने की बात कर रहे हैं तो आप भी सपोर्ट करो। तो उन्होंने बोला कि भाई जब कश्मीर का एनेक्सेशन हुआ था वो तब इंडिया को लेकर के आपने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, तब भी तो आपको देना चाहिए था ना। तो देखो, सब कंट्री के अपने अपने पर्सनल व्यू हैं, पर्सनल कुछ प्रॉब्लम है, पर्सनल कुछ रिलेशन है जिसकी वजह से ये सपोर्ट किया गया है या फिर एनेक्शन जो एब्सटेंट किया गया है। अब बात आती है बांग्लादेश की। 1971 और 2021 की मेमोरी जो है, बांग्लादेश जो है उनके भी खुद के कुछ कारण हैं जब जिसकी वजह से उन्होंने एब्सटेन किया है। ढाका जो है वो पीस और स्टेबिलिटी, पूरे वर्ल्ड में पीस और स्टेबिलिटी चाहता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि देखो, प्रेजेंट टाइम में यूनाइटेड नेशन में जब डिस्कशन हुआ तो उन्होंने तो यही बोला कि पीसफुल रिजोल्यूशन होना चाहिए टॉक्स के थ्रू में। बांग्लादेश का एब्स्टेशन, इसका कारण ये भी है कि यूएस और बांग्लादेश के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन दिसंबर 2021 से उन्होंने डिसीजन लिया था कि रैपिड एक्शन बटालियन की जो के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे, जो एक एलिट पैरामिलिट्री होती है जिसको डिप्लॉय किया गया है अगेंस्ट जिहादिस्ट ग्रुप फॉर इस एलिज्ड ह्यूमन राइट्स वायलेशन। ओके, मतलब बांग्लादेश में कोई ऐसी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जिसको लेकर के सैंक्शंस लगाने की बात की थी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिसकी वजह से बांग्लादेश और यूएस के रिलेशन सही नहीं है। दूसरी तरफ ढाका जो है वो रिमेंबर करता है कि 1971 का जब वॉर हुआ, जब उनकी लिबरेशन हुई, तब उसमें इंडिया ने सपोर्ट किया था और इंडिया को भी इनडायरेक्टली सपोर्ट किया था रशिया ने, इसलिए उन्होंने यहाँ पर एब्सटेन किया है। अब जो नेपाल है उन्होंने सपोर्ट किया है इस रिजोल्यूशन का। एक तरफ नेपाल की आपको जो सिचुएशन है, जोग्राफिकल सिचुएशन, उसकी आपको पता है लोकेशन कि चाइना और इंडिया के बीच में सिचुएटेड है, लेकिन उन्होंने रशिया के खिलाफ में यहाँ पर उनको सपोर्ट किया है उस रिजोल्यूशन को कि हाँ रशिया गलत कर रहा है। दूसरा, उसी टाइम जो यूएस है उन्होंने $500 मिलियन का उनको डेवलपमेंट ग्रांट जो है वो उनको प्रोवाइड कर दिया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बात है भूटान की। भूटान, मालदीव और अफ़गानिस्तान की। भूटान जो है उन्होंने भी अपने पर्सनल जो मतलब अपने जो स्टेटमेंट है, अपने जो व्यू हैं उस तरीके से एक्सप्रेस किए हैं कि देखो, भूटान जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक तो एक तरीके से इनडायरेक्टली इंडिया से इन्फ्लुएंस था, लेकिन अभी वो अपने पर्सनली अपने लेवल पर जो अदर कंट्रीज़ के साथ में जो उनके रिलेशन है वो मेंटेन करने लग गया है। चाइना और भूटान जो है, चाइना और भूटान जो है वो उनके कुछ बॉर्डर इश्यूज हैं और इंडिया और चाइना के बीच में भूटान सिचुएटेड है। इसके अलावा भूटान ने अपनी तरफ से ये बोला है कि इफ़ यू गो बाय सम ऑफ द जियोपॉलिटिकल लॉजिक ऑफ रशियन इनसिक्योरिटी, पीपल कैन ऑल इन्वेड द होम्स ऑफ नेबर्स। उन्होंने ये बोला कि इस तरीके से अगर हम सपोर्ट करते रहे किसको, रशिया को, तो इसकी वजह से जो अदर कंट्रीज़ हैं वो भी अपने रीजनल एरियाज़ में क्या करेंगे, इन्वेट करेंगे दूसरी कंट्रीज़ में। और जो बिग पावर है वो तो अपने आप को पावरफुल मानेगा कि मैं तो किसी को भी अपने अंडर कर सकता हूँ। ओके, तो भूटान के और चाइना के कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से भूटान को लगता है कि अगर ऐसे सपोर्ट किया तो उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल जो है, नेपाल ने क्या किया है, एक तरीके से कुछ बॉर्डर इश्यूज हैं इंडिया के साथ में। काली रिवर जो है उसका जो ईस्टर्न पार्ट है उसको नेपाल क्लेम करता है कि हमारा पार्ट है। ओके, तो नेपाल को ये लगता है कि किसी भी कंट्री के अंडर ऐसे घुस करके उसका जो पार्ट है उसको अपने अंडर करना गलत है।
इसलिए जो नेपाल है वो ये चाहता है कि इस तरीके की जब भी किसी पार्ट को कोई कंट्री अपने अंडर करे तो उसमें वर्ल्ड लेवल पर इस तरीके के इशू को क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हर कंट्री की अपनी अपनी बातें हैं। अब बात आती है मालदीव की। मालदीव में प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है वो एक तरीके से यूएस सपोर्टिव है। पहले जो गवर्नमेंट थी वो चाइना सपोर्टिव थी। इसकी वजह से अपने कुछ टाइम पहले हमने देखा भी था कि वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है और इंडिया को भी गो बैक के नारे वहाँ पर लगाए जाते हैं कि इंडिया जो वहाँ पर सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, उसके लेकर के वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है कि इंडिया जो है वो अपना सपोर्ट वापस ले। और यहाँ पर जिस तरीके से चल रहा है एक इनडायरेक्टली वहाँ की जो इंडिपेंडेंस है उसमें इंक्रोच करने की कोशिश ना करें। ओके, नेक्स्ट अगर यहाँ पर मालदीव की बात करें तो मालदीव के जो फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद जो है वो प्रेजेंट टाइम में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट भी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मालदीव ने भी यहाँ पर क्या किया है, उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है। अब बात आती है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान तो देखो भाई इस टाइम जो है एक तरीके से यूएन में अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता है और यूएस ने बहुत सारे ब्लॉक रिस्ट्रिक्शन सैंक्शंस लगा रखे हैं उनकी जो भी मनी है, जो भी उनके अकाउंट्स हैं उनके ऊपर। तो वो तो चाहते हैं कि यूएस जो है उनके सपोर्ट में हम रहें और हम चाहें कि भाई इस तरीके की जो अटैक है वो नहीं होना चाहिए। Among the people of Afghanistan, there is concern that Russia's invasion of Ukraine has deflected the world's attention from the humanitarian catastrophe in their own country. उनको तो ये लगता है रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से अफगानिस्तान पे तो कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो वो तो चाहते हैं कि भाई ये ख़त्म हो रही, गलत किया है, ये ख़त्म होना चाहिए वॉर, ताकि अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पर हर कंट्री का हमने डिस्कस किया है। ये जो कुछ पर्सपेक्टिव है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। देखो जब भी हम किसी इशू को पढ़ते हैं ना, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको सब याद रहता है। सबको मैक्सिमम आपको क्या करना है, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी दे रहे हो तो किसी भी आर्टिकल, जैसे आपने इंडिया नेपाल रिलेशन पढ़ी तो 5-7 पॉइंट ऐसे होने चाहिए, 5 पॉइंट मैक्सिमम, जो आप उनके प्लस में लिख सकते हो कि हाँ इस तरीके से हमारे बेहतरीन रिलेशन है। 5 पॉइंट आपको नेगेटिव याद होने चाहिए कि हाँ अच्छा ये पॉइंट है, इनके बीच में क्लैश है इंडिया और नेपाल को लेकर के। कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि फॉरेन पॉलिसी मेंटेन करनी है, दोनों के बीच में रिलेशन रहेगी, दोनों के बीच में ट्रेड बढ़ेगा, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, रिलेशन और ज़्यादा मेंटेन रहेंगे तो और ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ में हमारे रिलेशन जो है ज़्यादा हम कोशिश कर सकते हैं, मैन टू मैन हम कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें करके आप आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से हर इशू को लेकर के कंप्लीट जो याद है, जो लर्निंग है, जो रिमेंबर है, वो हर किसी को नहीं रह पाता, हर कोई नहीं कर पाता। हर किसी को भी हर कोई नहीं मतलब किसी को भी जो हर टॉपिक जो है वो परफेक्टली याद नहीं रह पाता। बस आपको एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, आप चीज़ों को समझिए ताकि उस टाइम पर भी अगर आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेंस में आपको आंसर लिखने होंगे, और मेंस में अगर आंसर लिखने हैं तो कुछ फोल्डर पॉइंट्स आपके पास हमेशा प्रिपेयर होने चाहिए, जैसे कि कुछ डाटा होने चाहिए। अब ये जो नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ना, इसमें सेमीकंडक्टर को लेकर के डिस्कस करेंगे कि सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई है इस वॉर की वजह से इफेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर और भी जो अदर सेक्टर्स हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटेंशन क्रिएट होगा, काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर पहले तो ये बोला गया है कि पहले तो कोविड की वजह से सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई, क्योंकि जो ट्रेड है वो एक तरीके से रुक गया था, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हमें देखने को मिले थे जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम हुई थी। इससे पहले रशिया ने जब यूक्रेन की क्रीमिया वाले रीजन को एनेक्स किया था तब भी ये इशू क्रिएट हुआ था, क्योंकि सेमीकंडक्टर के जो इम्पोर्टेंट पार्ट नियोन और पैलेडियम जो है, पैलेडियम ये एक तरीके से इनका इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन होता है रशिया और यूक्रेन से। तो जिसकी वजह से वहाँ पर वॉर चल रहा है, प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है वो इफेक्ट हो रही है। और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अगर इफेक्ट होगी तो इसकी वजह से ऑटोमेकर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स, फ़ोन मेकर्स, ये सारी इंडस्ट्री जो हैं वो भी इससे इफेक्ट होंगी। अब यहाँ पर कुछ डाटा हैं, अभी मैं आपको बताऊँगी, इस तरीके के डाटा आप राइट डाउन किया कीजिए। जैसे कि अगर आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर के आ गया तो इन डाटा से आप क्वेश्चन को ओपनिंग कर सकते हो, आंसर को। ओके, तो ये चीज़ें जो है ना वो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन देती हैं, और अगर हर क्वेश्चन में आपको आधा मार्क ज़्यादा मिल रहा है नॉर्मल सभी लोगों से, तो सोचो आप कितना अपने आप को आगे कर लोगे। ओके, तो इस तरीके से कुछ फोल्डर पॉइंट याद रखो, सब कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, याद भी नहीं रह पाता है, क्योंकि याद एक बार आप कर लो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको बार बार रिवाइज करना, और रिवाइज कंप्लीट आप सिलेबस करते हो, लास्ट टाइम तक आप पहुंचते हो तो इतना बल्कि हो जाता है सब कुछ कि आप उसको लास्ट टाइम तक रिवाइज ही नहीं कर पाते, और अगर रिवाइज नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है आपने कितना पढ़ा।
ओके, तो कम से कम अपना जो कंटेंट है उसको कम से कम करने की कोशिश करो। कम से कम करने का मतलब ये नहीं है कि जो बेसिक बुक है वो ही छोड़ दो। हर सब्जेक्ट की एक बेसिक बुक तो आपको तैयार करनी ही है। उसके साथ में जो करंट अफेयर्स हैं उसके कम से कम नोट्स बनाओ, इससे मिनिमाइज़ करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिविज़न कर सको, ताकि प्रोडक्टिव आपकी जो स्टडी है वो हो सके। अब यहाँ पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर के बताया गया है कि यूक्रेन और रशिया कन्फ्लिक्ट की वजह से ये जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है इसको इफ़ेक्ट होगा, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का एक इसेंशियल कंपोनेंट होता है सेमीकंडक्टर्स, उसकी सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, जिसकी वजह से ये जो इंडस्ट्री है उसमें दोबारा से इफेक्ट देखने को मिलेगा। अभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में शॉर्टेज क्यों है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि मूडी एनालिटिक्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पैलेडियम और नियोन दो मेजर सोर्स हैं सेमीकंडक्टर चिप्स के प्रोडक्शन के लिए, और पूरे वर्ल्ड में जितनी भी सप्लाई होती है पैलेडियम की, उस सप्लाई में मोर देन 40% जो है वो रशिया सप्लाई करता है, और यूक्रेन जो है वो नियोन की पूरे वर्ल्ड में जितनी भी ग्लोबली सप्लाई होती है उसका मोर देन 70% यूक्रेन सप्लाई करता है। तो दोनों कंट्रीज़ जो हैं प्रोडक्शन कम हो रहा है, जिसकी वजह से इशू ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारे पास कुछ स्टोरेज भी तो होगा ना। तो पहले ये बोला गया है कि कोविड की वजह से जो हालांकि 2015 के बाद में जो स्टोरेज बनाया गया कि सेमीकंडक्टर जो हैं, जो भी चिप्स इंडस्ट्री के लिए जो भी बेसिक प्रोडक्ट्स हैं उनको हम एक तरीके से स्टोर करें, लेकिन जो स्टोर है वो तो कोविड की वजह से सारा धीरे धीरे ख़त्म हो गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर देखें तो कुछ टाइम के लिए बचा है। तो अगर ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है इफेक्ट होगी, इसका दो ही सॉल्यूशन है, या तो हमारे पास में स्टोरेज होनी चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए इन दोनों चीज़ों का, या फिर रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर जो है वो कब तक चलेगा इसके ऊपर भी डिपेंडेंस, क्योंकि अगर वॉर खत्म हो जाता है तो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो ये जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि नियोन और पैलेडियम का क्या यूज़ होता है। नियोन जो है वो फोटोलिथोग्राफी एक तरीके से एक प्रोसेस होता है, ये एक मोस्ट कॉमन मेथड है जिसमें फैब्रिकेटिंग इंटीग्रेटेड सर्किट्स, एक तरीके से जो भी सर्किट्स हैं उनको फैब्रिकेटिंग करने के लिए नियोन गैस का यूज़ किया जाता है। नियोन गैस जब यूज़ की जाती है तो उसकी प्योरिटी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और इस तरीके की नियोन गैस को मिलना काफ़ी ज़्यादा रेयरिटी चांसेस होते हैं। इसी की वजह से जो है वो काफ़ी मुश्किल है इन सेमीकंडक्टर जो भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इनको पाना। बात आती है पैलेडियम की, तो पैलेडियम जो है वो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। इसको इलेक्ट्रोड जो हैं उनको कोटिंग करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है उसको कंट्रोल किया जा सके। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि एक जेड लेटर को लेकर के लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, अपने जो क्लोथ्स हैं उनके ऊपर लगा रहे हैं, और इसमें एक तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है रशिया को कि जो अपने हैं उनको हम छोड़ करके नहीं जाएंगे। यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि एक तरीके से जो नाजिज्म है उसको फॉलो करने की कोशिश की जा रही है एक स्पेशल साइन के रूप में। ओके, तो ये आज का हमारा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।